नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में सबको मालूम है विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा के सत्र में भाजपा सरकार एक एक करके कैग रिपोर्ट को रख रही है। आपत्ति पर आ चुका है, लेकिन आज जो चर्चा खास है, यानी चर्चा ये परसों ही रखी गई थी। डीटीसी पर कैग की रिपोर्ट रखी गई है और इस कैग रिपोर्ट के बाद 22 सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के, मगर जैसे कैग रिपोर्ट की चर्चा की बात आती है तो विधानसभा में बिना बात के तमाशा करते हुए दिखते हैं। बहुत कुछ वो कर रहे हैं और उन ड्रामे नौटंकियों के बीच जो तथ्य निकल कर सामने आए हैं उस पर वार्ता करेंगे। और वार्ता करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत सिंह। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। सर धन्यवाद। सर, विधानसभा के अंदर दिल्ली के जो चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं, ये मैं आपसे समझना चाहूँगा। और पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। आपसे कंटिन्यू करते हैं और 1 मिनट के लिए मैं हटूंगा, फिर मैं तुरंत आ जाऊंगा। आप कंटिन्यू रहिए। जी ठीक है सर। जो स्थिति है आम आदमी पार्टी की, तो ठीक है, विपक्ष में है 22 उनके एमएलए हैं और अच्छी खासी संख्या है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। वोट भी उनको अच्छे मिले थे, सीट की संख्या भी अच्छी मिली है। विपक्ष का नेता भी आतिशी जी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन एक ही जगह गड़बड़ है। एक्चुअली आम आदमी पार्टी को कभी ये विश्वास ही नहीं था कि दिल्ली में उनकी हार होगी, क्योंकि उनका एक वोट बैंक उन्होंने क्रिएट किया है और उनकी एक तमाशाबाजी वाली राजनीति जो है उसके आधार पर वो मानकर चल रहे थे कि बाकी जो वोट है उसमें से थोड़ा सा भी टूटकर उनको मिल गया तो उनकी जीत सुनिश्चित है। तो इस आधार पर वो अपने आप को अपराजेय मान रहे थे, सारे कुकर्मों के करने के बावजूद, सारी अराजकतापूर्ण बिहेवियर प्रदर्शित करने के बावजूद उनकी ये स्थिति थी। तो लेकिन हुआ कुछ यूं कि सारी जो जनता, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो विकासवादी लोग हैं, इनके कैरेक्टर को समझ गए और इनकी हार हो गई वहां। तो अब उसमें इनको झेप होना स्वाभाविक है, क्योंकि इनको अब तो पता है कि ये जो सरकार बनी है, या इनसे पहले भी जो सरकार थी, कांग्रेस तो अपने भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात रही है, लेकिन इसके बावजूद इनसे बेटर काम किया था उन्होंने। और अभी जो सरकार बनी है वो तो भाजपा विकास पर ज्यादा फोकस रहता है, ये दुनिया जानती है। तो इनको अब ये हो गया है कि दिल्ली में तो अब विकास का काम होगा। और ये देखने को भी मिल रहा है कि बजट इस बार 1 लाख करोड़ का हुआ, और जबकि पिछली बार जो बजट था 76,000 करोड़ की थी, और उसमें भी खर्च कितना हुआ तो मात्र 52,000 करोड़। और इनका ध्यान कहाँ रहता था, तो ऑफिस को इतना लैविश बना दिया जाए कि केजरीवाल का ऑफिस देखने वाले को धरने की जरूरत पड़ जाती है उनको पकड़ने की, क्योंकि बेहोश ना हो जाए। इतना खर्च किया है एक छोटा सा अपना ऑफिस चमकाने में। और शीश महल तो खैर शीश महल है, वो तो दुबई का जी शेख भी उसके सामने शर्मिंदा हो प्रशांत जाए। जी, मैं आज जी पूरी बात केवल डीटीसी पे करना चाह रहा हूँ। उन्होंने वोट बैंक के लिए बहुत सारे योजनाओं की घोषणा करते थे, लेकिन कभी वो जमीन पे नहीं उतरती थी। और अब चूंकि सरकार में भाजपा सरकार आ चुकी है तो इनके सारे विभागों के रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट है और ये भी जान लीजिए, ये सीएजी रिपोर्ट 22-23 तक है, करंट तक नहीं है सर। करंट तक में ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है ये और बढ़ा हुआ मिलेगा, या जो बदहाली दिख रही है ये और ज्यादा बदहाली मिलेगी। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने संक्षिप्त लेकिन टू दी पॉइंट उन्होंने कुछ बिंदुओं को इंगित किया। उन्होंने जैसे बताया 60,471 करोड़ का घाटा हुआ है, उसमें 14,100
158 करोड़ ऑपरेशनल घाटा है सर। अब आप देख लीजिए, और इतना ही नहीं, दिल्ली की बसों की बदहाली समझना है तो दिल्ली में पूरे दिल्ली के लिए कुल 814 रूट निर्धारित थे जिस पर बसें चला करती थी। इनके फ्री स्कीम, जिसके कि ये बहुत अपने आप को तबला ठोक ठोक के अपने आप को गाते हैं, ढोल बजाते हैं, के कारण 814 की जगह पर 468 रूट पर ही केवल बस ऑपरेशनल थी, लगभग आधा से थोड़ा कम। तो मुफ्त की रेवड़ी बांटने के और बिना कुछ योजना बना के काम करने का ये अंजाम होता है। इस सच्चाई से तो हम लोग कभी वाकिफ नहीं होते अगर यहाँ सरकार नहीं बदलती। ये तो फर्स्ट फैक्ट है। ये सीएजी रिपोर्ट से ज़्यादा ये अगर कोई सोच रहा है कि सीएजी रिपोर्ट के बाद इनके लिए इससे ही इनके जेल जाने के रास्ते खुलेंगे, बल्कि अभी विभागों के जो ऑडिट चल रहे हैं, जिसको कि अरविंद केजरीवाल ने अपने रहते करवाया ही नहीं किसी विभाग को, जो चालबाजियां थी वोट बैंक बनाने की, जब विभागों के ऑडिट खुलकर आएंगी सामने, तब आप लोग और सब पूरी देश के जनता उंगलियों, कहते हैं ना, दांतों तले उंगली दबा लेना, उंगली दबाने को मजबूर होंगे। इस इनके जो कहे प्रचार और भ्रष्टाचार के पर्याय जो हैं अरविंद केजरीवाल, इनकी एक दो कहानियां नहीं है सर। इनकी कहानियों में सबसे बड़ी बात, बसों की कमी के बारे में आपने भी बहुत बार सुना होगा कि जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने साफ कहा था कि 11,000 बस चाहिए दिल्ली को। इनके पास जब सत्ता आई थी तो इनके पास भी 4,500-5,000 बस थी, जो आज घट के 3937 3,937 बस घट गए। 3937, हाँ 3,937 बस इनके बची है, जो एकदम ये डाटा एक्यूरेट है, इतने बसेज हैं। इसमें से 1500 बसें 1 से 2 महीने में रिटायर हो जाएंगी। तब ये जो 464 रूट पे जो अभी चल रही है, क्या गति हो जाएगी। ये तो सरकार बदल गई है तो कुछ राहत मिलेगी। आपका मैं इन्हीं पर एक कमेंट्स करूंगा, उसके बाद इनके एक और मंसूबे और घोटाले जैसे चीज है उस पर चर्चा करूंगा। तो ये जो मैंने आपको भी बताई शामिल, कि ये जो इनका आप ये दे रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? सर, अब एक चीज है कि जैसे एक शब्द इस देश में अक्सर सुनने को मिलता है, जो लोग राष्ट्र के भला सोचते हैं, वो काफी चिंतन मंथन करने के बाद इस चीज को सामने लाते हैं। एक अर्बन नक्सली, एक नक्सली तो वो होता है जो जंगलों में और पहाड़ों में छुपकर गोली बंदूक लेकर व्यवस्था के खिलाफ, देश की संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, और उसमें विदेशी हाथ रहता है उसके पीछे, फंडिंग, ट्रेनिंग, आर्म्स मुहैया कराना। और एक अर्बन नक्सली है जो तरह तरह का आवरण ओढ़कर और देश को कैसे अराजक स्थिति क्रिएट किया जाए ताकि देश का विकास ठप हो जाए, और उसमें ये आम आदमी पार्टी के लोग महारत हासिल है। तो इसलिए इनकी फितरत ही है अराजकतापूर्ण स्थिति बनाने की। तो आपने जितना भी डीटीसी की बातें बताई, बसों की संख्या कम हो जाना, आधे से अधिक रूट पर बस नहीं चलना, बाकी बसों की स्थिति इतनी खराब खटारा कि वो जल्दी रिटायर हो जाएंगी, इसके अलावा स्टाफ मैनेजमेंट बसों में, डीटीसी के कर्मचारी बदहाल हैं, तंगहाल हैं, परेशान हैं। बहुत सारी चीजें इन लोगों ने जानबूझकर अराजक स्थिति में झोंकने का काम किया है, और हर विभाग को इन्होंने अराजक स्थिति में ले जाने का काम किया है। तो ये इनकी फितरत के अनुसार ही सारा चीज हुआ है। और लेकिन अब ये है कि ऊंट आया पहाड़ के नीचे। अब ये जो है 1 लाख करोड़ का बजट, और मैं सुन रहा था एक मंत्री
हैं उन्होंने साफ कहा है कि कूड़े का पहाड़ भी अब दिल्ली में देखने को नहीं मिलेगा। और इतना ही बिल्कुल नहीं, देखो। जमुना जी को उन्होंने तो यहां तक कहा कि जैसे डायनासोर अब आज के युग में कोई नहीं देख पाया, इसलिए आने वाली पीढ़ी कभी दिल्ली में कूड़े का पहाड़ नहीं देख पाएगी। 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है दिल्ली में। इसके अलावा जमुना जी का जो सफाई हुआ त्वरित गति से, उससे पता चल गया कि पिछली सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं थी, काम करने की इच्छा नहीं थी। इच्छा शक्ति तो छोड़ दीजिए, इच्छा ही नहीं थी। जानबूझकर जी, अराजक स्थिति बनाना, जानबूझकर दिल्ली की स्थिति को बदहाल बनाना थोड़ी और सी। एंटी पीपुल काम करना। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। एक्चुअली आपने एक नक्सल शब्द जो यूज किया, ये लोग अर्बन नक्सल के पार्ट रहे हैं, इनके एनजीओ वाले लोग हैं, और अर्बन नक्सल इज फाइटिंग विद देयर ओन स्टेट। यही इनका कैरेक्टर है, ये अपने ही स्टेट से बिल्कुल लड़ते हैं। जो हम लोग राहुल गांधी के भी भाषण में सुनते हैं कि वी हैव टू फाइट विद इंडियन स्टेट्स, क्योंकि उन पर भी जब से वामपंथियों का जमघट उनके पास हुआ है, तो उनके भी डायलॉग कुछ इस तरह के होते हैं। लेकिन हम डीटीसी की भी आपकी और कुछ जानकारी आपको दें। एक लगेगा ना कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में पटती नहीं थी, इनको काम नहीं करने देती थी, इस कारण केजरीवाल को पैसों की कमी थी। ऐसी भी बात नहीं है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि भारत सरकार ने इनकी ट्रांसपोर्टेशन को बदहाल स्थिति को देखते हुए ये एक योजना लाई थी, जिसके तहत केंद्र सरकार इनको बस खरीदने के लिए पैसे दे रही थी, फेम योजना के तहत। जो अभी दिल्ली में जितने इलेक्ट्रॉनिक बस आप स्काई ब्लू कलर का देखते हैं, वो सब केंद्र सरकार के पैसों पर आई हुई बसें हैं। तो उस बस में इनको आप, चूंकि केंद्र सरकार तो पैसे ही राशि आवंटित करेगी, वो इन दिल्ली के लिए खरीद तो नहीं करेगी, खरीद तो इनको करना होता है। अब आप देख लीजिए, इतनी बसों की मारा मारी है, और 239 करोड़, 239 करोड़, आप इमेजिन कीजिए कि इसमें कितने बस आ सकते थे। लेकिन वो नहीं खरीदे ये, और वो पैसा जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है ना, वो लैप्स कर गया। अब अरविंद केजरीवाल पढ़ने कहने को तो अपने आप को IITN, IRA कमिश्नर कहते थे अपने आप को, लेकिन थे तो नहीं वो। लेकिन ये पढ़ा लिखा व्यक्ति किस काम का? ये तो हम लोग कहते हैं ना किसी बेवकूफ को जाहिल ग्रेजुएट, ये तो वही प्रतीत हो रहे हैं कि 239 रुपया बेस्ट चला गया सर, बस नहीं खरीदी गई। एक तो ये देखिए। अब मैं आपको इनकी एक और सबसे बड़े घोटाले की बात बताता हूँ। एक दिल्ली में बना था, दिल्ली में डिम्स, जो दिल्ली का जो था इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, वो डिम्स दिल्ली सरकार उसमें 50% की पार्टनर हुआ करती थी, और 50% की पार्टनर थी IDFC बैंक। इनके कार्यकलाप को आप देख रहे हैं, तो इनके शायद इन्हीं सब के कारण से उन्होंने कह दिया बैंक ने कि हम अपना शेयर नहीं लेंगे, हम लौटाना चाहते हैं। उस वक्त जब कहा था वो कंपनी ने, बैंक ने, तो उनका 50% का 95 करोड़ का हिसाब किताब था, जो कि दिल्ली सरकार ने उनको नहीं दिया। अल्टीमेटली IDFC बैंक ने अपने 50% के शेयर को एक प्राइवेट कंपनी BPTL को मात्र 10 करोड़ रुपए में बेच दिया। क्या दिल्ली सरकार के पास पैसे नहीं थे? आप सोचिए कि सरकार को प्राइवेटाइजेशन की ओर ठेलने के लिए, और इसके साथ साथ जो हमारे पास खबरें हैं, जो DTC के कर्मचारी बताते थे कि यहाँ से लोग रिटायर हो होकर डिम्स में ज्वाइन कर रहे हैं, यानी यहाँ घोटाला बर्बाद करके वहां जा रहे हैं। तो ये जो खेल हुआ, और मैंने जो अभी बोला ना कि अर्बन नक्सल, आपने बहुत सही शब्द हमें दे दिया। ये व्यक्ति सरकार में रह के अपने ही सरकार को कमजोर कर रहा था। इस चीज को आप कैसे देखते हैं?
बिल्कुल सर, कुल मिलाकर इनकी कहीं न कहीं एक एजेंडा थी कि देश की शकल, सूरत, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक पहचान, इन सब चीज़ों के खिलाफ काम करना है। और इसी के तहत मैं तो कई बार दिल्ली गया सर, आप तो दिल्ली में रह रहे हैं। जो सड़कें इतनी अच्छी हुआ करती थी किसी ज़माने में, वो सड़कें इतनी बदहाल थी कि मतलब क्या बतावें। और ये जो बैटरी चालित रिक्शा है, उसमें बैठकर जाने में कमर में दर्द, इतने झटके लगना, इतने खराब सड़कें, और किसी एक मोहल्ले में नहीं, अनगिनत मोहल्लों में यही स्थिति थी। तो ये चीजें दिल्ली बिल्कुल जैसे, जो भारत जैसे संपन्न देश, इतने बड़ा देश की राजधानी की ये स्थिति, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मानसिकता जरूर थी कि भारत की जितनी ज्यादा बदनामी की जा सके उतनी ज्यादा करनी है, करवानी है। मुझे लगता है कि इस एजेंडा के तहत आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही थी, ताकि यूरोप, बिल्कुल अमेरिका या चीन के संदर्भ में भारत का जो कंपटीशन है आज के डेट में, तो कहा जाता है कि वैश्विक तौर पर भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो उसमें पलीता लगाने के लिए भी दिल्ली को ही, जो देश की राजधानी है, उसी को खराब शक्ल दिखा दीजिए। कौन विश्वास करेगा कि भारत इस तरह से आगे ग्रो कर रहा है? तो ये भी तो एक बिल्कुल चीज हो सकती है, क्योंकि क्यों इस तरह का चीज किया जा रहा था? तो इसके पीछे कुछ ना कुछ सोची समझी रणनीति जरूर थी। जी। जी, आपने बहुत सही कहा। केवल एक विभाग की बात कर रहा हूँ, डीटीसी की। डीटीसी में बस की कमी है। 4000 ड्राइवर बेले बैठे हैं सर, खाली, बिना काम के। अब इनके, मैं ये व्यक्ति का जो पढ़ा लिखा अपने आप को टाट उछल उछल के चिल्ला चिल्ला के कहता था, ये कितना बड़ा जाहिल है, ये देखने को मिल रहा है। ये कौन सा मैनेजमेंट है? 4000 ड्राइवर को आप सैलरी दे रहे हैं, वो बेचारे बैठे हैं, उनको आप काम ही नहीं दीजिएगा तो वो क्या करेंगे? और ये व्यक्ति अपने आप को पता नहीं क्या समझता था। ये तो खैर उनके कर्म और पाप। ये उन्होंने योजनाओं बनाकर, योजनाओं की घोषणा कर कर के अपने वोट बैंक बनाए। लेकिन अब यथार्थ की दुनिया में, अभी तो ये कैग रिपोर्ट है, विभागों की रिपोर्ट आने दीजिए, आपको लगेगा कि एक जाहिल व्यक्ति दिल्ली का संचालन कर रहा था। वाकई में इस व्यक्ति के कार्यकलाप को आप देखिए। और यही होता है, जो कहीं कुछ नहीं होता है वो अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। तभी ये अपने आप को दिल्ली का मालिक कहा करते थे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का तो जो हुआ सो हुआ। ऐसी ही हालत, मैं हम लोग तो बहुत पहले बात करते थे, आज से आप याद कीजिए 6 महीना साल भर पहले ही मैंने कहा था आपको कि जहां पर भी हाथ रख दो वहीं हाथ धंस जाता है। यानी कोई ऐसा विभाग नहीं आपको मिलेगा। अब देखिएगा 1 तारीख को, चूंकि इस बार विधानसभा का सत्र 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, तो आज कल शनिवार है और परसों रविवार है, तो 1 तारीख को और 2 तारीख को, 1 तारीख को एक और कैग रिपोर्ट रखी जानी है। और केवल इनकी आप कैग की डर देखिए। आज विधानसभा के अंतर्गत परवेश साहब सिंह जी ने केवल कहा, कहाँ से लाते हो भाई? भाई शब्द पर बहाना बना के तमाशा कर दिया इन लोगों ने। जो लोग गाली गलौज टाइप की भाषा का उपयोग खुद किया करते थे, उन्हें आज भाई शब्द से इतना दिक्कत हो गया, भाई भी नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? तो चूंकि कैग रिपोर्ट पर ये किसी के सामने बैठने लायक तो है नहीं। और इस बार विधानसभा सत्र का संचालन हमारे विजेंद्र गुप्ता जो कर रहे हैं, वो एक एक मेंबर को, एक एक विधायक को रूलिंग दे दिए हैं, रूल्स बता दिए हैं कि आपको चर्चा करना है। मैं जब इनके कार्यकाल में कभी नहीं हुआ प्रश्नकाल। अब आप समझ लीजिए कि विधानसभा के सबसे अनिवार्य मुद्दे में आता है प्रश्नकाल, जिसमें तमाम विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं। अरविंद केजरीवाल के शासन में कभी भी प्रश्नकाल नहीं हुआ।
और विजेंद्र गुप्ता दिल बड़ा करते हुए विपक्ष के तमाम विधायकों को प्रश्न करने का मौका दे रहे थे, ये उसमें भी विघ्न डालने का कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी मंशा साफ है और येन केन परकेन ये हर चीज को में एक नहीं अराजकतावादी जो कम्युनिस्टों का जो क्या कहें नक्सलियों की जो सोच होती है अराजकतावादी, उसका ही रूप हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आज तो हम डीटीसी पर बात किए, कल हम किसी और विभाग पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि घोटाले तो बहुत हैं इसके अंदर, मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेके आया और खास के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज जो सदन में जो कहा था उस पर लेके हमने आज बात की। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस तरह के मुद्दे रोज लाते रहें तो बस आपसे एक ही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से कीजिए।